राज्यसभा के उपसभापति महोदय स्वयं है, और इतने सारे लोग जब मिलकर लगभग यूनानिमिटी के साथ कोई किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करते हैं और उस पर भी हम संशय खड़ा करेंगे मान्यवर, तो मैं नहीं मानता कोई भी लोकतांत्रिक संस्थान काम कर पाए। के दौरान जो आवश्यकताएं सामने आई और जो चुनौतियां दिखी, उसके आधार पर यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इसमें विंग्स ऑफ गवर्नेंस टू एंश्योर फुल ट्रांसपेरेंसी, फुल अकाउंटेबिलिटी। कुछ धाराएं ऐसी थी इस आरटीआई एक्ट में, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के समय भी कहा, कि शायद बहुत ज्यादा उत्साह में कहीं ना कहीं कुछ छूट गया। एक ऐसा कानून जिससे लोगों को ये महसूस होगा कि वो सच में एक लोकतांत्रिक देश में है। जो CIC होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वो राष्ट्रपति के अधीन होता है, और जो SIC होता है वो। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा RTI के बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर इससे पहले कौन सा एक्ट चलता था जिससे हम अपनी जानकारी किसी से ले सकते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसा कानून जिससे लोगों को ये महसूस होगा कि वो सच में एक लोकतांत्रिक देश में है। क्योंकि RTI में क्या होता है कि आप किसी भी सरकारी कार्यालय में, आप किसी भी सरकारी कामों के बारे में या फिर किसी भी सरकारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो RTI होता है। संसद में 15 जून 2005 ईस्वी को पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 से ये प्रभावित हुआ। 2005 से पहले ऐसी कोई कानून नहीं थी जिससे लोगों की डायरेक्ट भागीदारी सरकार के कामों से हो। इससे पहले सिर्फ लोग वोट देते थे, लेकिन वोट देने से किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिलता था। लेकिन अब जब लोग वोट देते हैं तो अब उनके जो नेता हैं वो कहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी RTI के थ्रू लिया जा सकता है। इसके कई सारे नियम हैं, उसी के तहत आप RTI फाइल कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊँगा। RTI कोई एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी जो मौलिक अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 19 का A, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है जो हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, और आर्टिकल 21 जो है वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतलब जीवन और व्यक्तिगत लाइफ के बारे में हमें अधिकार देता है, और उन्हीं अधिकारों के अंतर्गत RTI आता है। तो इस तरीके से एक निहित मौलिक अधिकार है, अलग से इसका कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है उन अधिकारों में ये भी शामिल है। तो एक तरह से ये भी हमारा मौलिक अधिकार ही है कि जिससे हम किसी भी सरकारी कामों का बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अंग्रेज के ज़माने में यानी 1923 ईस्वी में भी इसी तरह का एक कानून था, OSA, जिसका मतलब है ऑफेंसिव सीक्रेट एक्ट। इस तरह का जो है कि भारत जासूसी से संबंधित था, मतलब और कोई भी भारत की गोपनीय चीज़ यानी सीक्रेट चीज़ और आप किसी दूसरे देश में बताते हैं या फिर आप उन चीज़ों के बारे में किसी तरीके से और दूसरे देश को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो OSA का जो धारा था जिसमें सज़ा का भी प्रावधान था, उसके तहत आपको सज़ा दी जाती थी। तो ये बहुत पहले था, लेकिन ये जनता के पक्ष में नहीं था, लेकिन ये पूरी तरह से ब्रिटिशों के संदर्भ में था। ये इससे कुछ जनता को लाभ होने वाली नहीं थी, क्योंकि इसमें तो ये था कि अगर आप किसी भी तरह की सीक्रेट बात है तो किसी दूसरे कंट्री को बताते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है। यानी 1923 के बाद जो 2005 में RTI आया, इस बीच कोई ऐसा कानून नहीं था जिससे लोग सरकार से उसके कामों के बारे में उसका पूरा विवरण मांग सकते हैं। लेकिन 2005 से अभी तक आप किसी भी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में RTI फाइल करके किसी भी सरकारी कामों के बारे में जान सकते हैं। और जो OSA था 1923 में, उसमें कई लोगों को, पत्रकार को भी, जो वकील न्यायाधीश थे उन लोगों को भी नहीं छोड़ा गया, बल्कि उन लोगों पर भी केस दर्ज किया गया। इसमें एक एग्जाम्पल है इफ्तियार गिलानी, एक पत्रकार थे। इन पर एक मुकदमा ये लगा था कि इन्होंने जो है इस्लामाबाद का एक न्यूज़पेपर है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी इस्लामाबाद, उस पेपर में कुछ प्रकाशित हुआ था जिसमें लिखा गया था कश्मीर क्षेत्रों में भारतीय सैनिक हैं। तो उस पेपर में था, उसी पेपर का कहा जाता है कि कटिंग इनके पास था इफ्तियार गिलानी के पास, इसलिए इन पर केस दर्ज हुआ और OSA यानी जो ऑफेंसिव सीक्रेट एक्ट है उसके तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जब IB बैठा, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, जब इसका जाँच किया तो उसने पाया कि पूरी तरीके से फर्जी है, इसमें इफ्तियार गिलानी का कोई दोष नहीं है। 8 महीने बाद इफ्तियार गिलानी को जेल से छोड़ भी दिया गया और इनको फर्जी में केस में ही जो गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि ये चीज़ें इंटरनेट पर ही मौजूद थी। और बावजूद इसके कि इंटरनेट पर मौजूद है, आप एक आदमी को कैसे पकड़ सकते हैं,
आपको उस इंटरनेट पर जहाँ ये उपलब्ध थी उसको बैन करना चाहिए था। तो एक फर्जी तरीके से इनको भी पकड़ा गया। दूसरा एग्जाम्पल है एक बार दिल्ली में बढ़ई जो होते हैं वो दिल्ली बस में जा रहे थे। एक बार आईबी के जो अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अधिकारी होते हैं, जो खुफिया विभाग के जो अधिकारी हैं, उनसे बहस हो जाती है और इस बहस के कारण उसने उनको जेल में डाल दिया। मतलब कहने का मतलब इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था, अधिकारी अपने मनमानी तरीके से इसको चलाते थे। इसके रिलेटेड और भी कई एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर थे। उन पर 2014, 15 और 16 और तीनों साल के मिलाएं तो 50 केस किए गए थे ओएसए के तहत। ओएसए पूरी तरीके से खराब था। आरटीआई इसका हिलना भी करता है, आरटीआई उसको कैंसिल भी करता है। लेकिन जब आरटीआई आया तो सच में लोगों को लोकतंत्र में जीने का एक सही दिशा मिला, जहाँ से लोग अपने पैसों का, अपने वोट का असल में महत्व सरकार से ले सकते थे। इसी तरह एक सीमा संगठन कर्मचारी थे, उन पर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने HN1 नेशनल हाईवे जो 1 है जवाहर सुरंग, उसका नक्शा इनके पास है। तो इस वजह से इन पर भी केस किया गया। पत्रकार शंतनु शौकिया थे 2009 में, इन पर भी केस किया गया। और इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं जिन पर केसेस किए गए थे। पत्रकार शंतनु शौकिया पर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने गुप्त चीज़ों को, सरकार का जो गुप्त दस्तावेज है उसको चुरा करके और इन्होंने उसको लेख लिखा है। इस वजह से इन पर ओएसए के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। और दूसरी तरफ द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उस पर भी 2019 में ही ओएसए के तहत मुकदमा लगाया गया था। 1989 ईस्वी में ही ये ब्रिटेन से ये कानून ख़त्म हो गया था। भारत में भी ये ब्रिटिश ने ही लाया था ओएसए, लेकिन 1989 में ब्रिटेन में, वहाँ पर भी अपने देश में भी लगाया हुआ था, तो 1989 में वहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन भारत में आज भी ये चल रहा है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जो बताया कि न्यूज़पेपर जो है द हिंदू न्यूज़पेपर, उस पर 2019 में ओएसए के तहत जो है केस दर्ज हुआ। तो ये पूरी तरीके से भारत में नहीं खत्म हुआ और ब्रिटिश ने ही इसको लाया और ब्रिटिश ने ख़त्म भी कर दिया अपने देश में, लेकिन भारत में ये चल ही रहा है। इससे रिलेटेड एक और एक्ट है WBP यानी विजिबल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011। इसमें यह कहा गया कि कोई भी लोक सेवा अधिकारी जो लोगों के लिए काम कर रहा है, अगर वो भ्रष्टाचार करता है या फिर अपने शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो WPB एक्ट के तहत उस पर मुकदमा किया जा सकता है। WPB एक्ट इसी के संदर्भ में लाया गया कि ताकि ठीक से काम हो सके और जो भी जनता जो है आरटीआई के तहत सरकार से अपनी मांग कर रही है तो उसको सही सलामत निश्चित समय के अनुसार निश्चित दिन में उसको दे दिया जाए। अब तो आरटीआई पर वापस आते हैं। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन 15 जून 2005 को ये तो पारित हो गया, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 ये प्रभावित हुआ। अब समझते हैं कि आखिर इससे कैसे हम सरकार के किसी भी कामों के बारे में विवरण ले सकते हैं। पहला स्टेप ये है, क्योंकि अभी तो ये इंटरनेट पर भी उपलब्ध है कि आप आरटीआई की वेबसाइट पर जाकर वहाँ खुद ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान वहाँ पर कुछ प्राइज मिलते हैं, शुल्क जो है देना पड़ता है। तो उस शुल्क को पहले आप भरिए और फिर अपना जो है जो भी चीज़ों का विवरण चाहते हैं वहाँ लिख के और फाइल सबमिट कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर आपको उसका रिस्पांस मिल जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर आपका रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप उसको लेकर कोर्ट में या फिर किसी भी अन्य सरकारी कार्यालयों में जा सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप किसी सरकारी कार्यालय में जा रहे हैं, वहाँ आपने आरटीआई फाइल लगाया कि आपको वहाँ से कुछ जानकारी चाहिए लेकिन वहाँ नहीं मिलता है, तो उसी के कार्यालय में एक FAA होता है। FAA का मतलब होता है फर्स्ट अपील अथॉरिटी। आप FAA जो होते हैं उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं, फिर वो इस पर कार्रवाई करेंगे। आरटीआई एक बहुत ही सुंदर एक्ट है जिससे लोगों को सच में जानकारी मिलती है अगर वो आरटीआई फाइल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप आरटीआई फाइल करते हैं तो आपका एड्रेस सही होना जरूरी है और आप जो शुल्क लगता है, जो प्राइज लगता है, उसको देना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप प्राइज नहीं देते हैं तो वो फाइल नहीं होता, उसे खारिज कर दिया जाता है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और सवाल जो आप लिख के दे रहे हैं कि आपको इस बारे में विवरण चाहिए तो वो भी सटीक होना चाहिए। आप किन किन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सवाल एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगर सवाल बेतुका हुआ तो वो आपका जवाब नहीं देंगे। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर सुनाता हूँ। जैसे अगर आप किसी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसकी पूरी लेखा जोखा की, तो आपने वहाँ आरटीआई फाइल लगा दी, तो उसकी जिम्मेदारी है वो आपको 30 दिन के अंदर देगा। अगर नहीं देता है तो आप इस फाइल को कोर्ट तक भी ले जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोर्ट से आप अप्रूव कराइए, कोर्ट उस पर मोहर लगाएगा और फिर वहाँ से आप जाकर अस्पताल में जमा करके वहाँ अस्पताल के सारे विवरण, जो सरकारी अस्पताल है उसके सारे विवरण के बारे में जान सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में या किसी भी प्राइवेट वाली चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर प्राइवेट जो भी चीज़ें हैं उस पर 50% अगर सरकार खर्च कर रही है तो 50% अगर सरकार का हिस्सा है तो वहाँ आप आरटीआई फाइल लगा सकते हैं
और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक प्राइवेट का ही चाहिए तो उसका भी एक ऑप्शन है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल किसी न किसी एक बड़े हॉस्पिटल से एफिलिएटेड होता है, कनेक्टेड होता है। तो आप जिससे वो कनेक्टेड है वहाँ पर RTI फाइल लगा दीजिए कि मुझे इस हॉस्पिटल के बारे में जो है जानकारी चाहिए। तो उस जो जिस क्योंकि उससे एफिलिएटेड है तो उसके पास तो जानकारी होगा ही, तो वो आपको दे देगा। RTI एक बहुत ही बड़ी एक्ट है जिससे आप सरकार की चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। इसमें दोस्तों दो आयोग काम करते हैं, एक CIC है मतलब सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, और एक SIC है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। मतलब सेंट्रल लेवल पर ये काम होता है। अगर आप सेंट्रल लेवल पर जानकारी चाहते हैं, कोई सेंट्रल केंद्रीय समस्या है, आपको केंद्र लेवल के बारे में जानना है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना है, तो उसके लिए आप CIC के तहत RTI फाइल करेंगे। अब CIC में PIO काम करता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, और इनके थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन SIC में क्या होता है, SIT होता है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, इसमें SPIO काम करता है, मतलब स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, इसमें ये काम करते हैं। तो इन दोनों जगहों पर आप RTI फाइल लगाएंगे और उससे आपको 30 दिनों के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको जल्द ही मिल जाएगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप इस चीज़ की शिकायत बड़े जगहों पर या उसी में जो PIO होता है उसी में एक FAA होता है, जो कि मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट अपील अथॉरिटी, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ नहीं हुआ तो आप इसे कोर्ट तक भी ले जा सकते हैं और फिर कोर्ट आपको अप्रूव करेगा और फिर आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन RTI की एक शर्त होता है कि आपका सवाल स्पष्ट होना चाहिए। तो इसी तरह से RTI काम करता है हमारे भारत देश में। लेकिन इसकी कई बार आलोचना भी हुई है। आलोचना सिर्फ एक कारण से होती है कि कई बार RTI फाइल लगाते हैं तो वो खारिज होता है, कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल होने की वजह से लोग परेशान होते हैं कि इतना खर्च भी करते हैं और फिर उनको जानकारी भी नहीं मिलती है। तो पहला खारिज। दूसरी समस्या है हमला। अगर आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो आप पर हमला करने का या आपकी हत्या करने का जो है एक डर बना रहता है। और इसका एग्जाम्पल भी है, कई सारे हत्याएं और हमला अब तक हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जितना भी है वो सारे हमले और हत्या है, और कई सारे लोग हुए हैं, कई सारे पत्रकारों का भी हुआ है। क्योंकि आप किसी के खिलाफ जब RTI फाइल लगाते हो कि आपको उसके बारे में जानना है, और RTI के जो अधिकारी हैं वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि RTI का ये नियम है कि अगर आप सवाल स्पष्ट करेंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन वो देगा। तो इससे RTI अधिकारी को भी अपना डर रहता है कि अगर मैंने उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे दी तो शायद वो मेरे ऊपर हमला कर सकता है। तो अधिकारियों को और लोगों को भी कई बार समस्या होती है। आप इस तरह से एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि आपके गाँव में जो मुखिया और वार्ड है, आप जब उनसे कुछ सवाल पूछते हैं या फिर उनके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो सामाजिक स्तर पर आप मुखिया के जो भी सपोर्टर हैं उनके तहत बहिष्कार हो जाते हैं। वो लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर आप समाज में अपने पंचायत लेवल पर कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुखिया या वार्ड से पूछेंगे। तो जब आप पूछेंगे तो वहाँ आप सामाजिक बहिष्कार होगा, आपको लोग एक अलग नज़रिए से देखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया इफ्तियार गिलानी, जो वो पत्रकार थे और उनको जब तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया केस करके, तो वहाँ के जो लोग थे उनको देशद्रोही कहने लगे, जो जेल में लोग थे और बाकी जो लोग थे उनको देशद्रोही कहने लगे। जबकि बाद में जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जब जांच किया तो पता चला कि इनका कोई दोस्त भी नहीं था। तो होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सही काम को करते हैं और समाज में सवाल उठाते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो लोग विरोध करने लगते हैं। तो उसी तरीके से है RTI के तहत। अगर आप किसी के तहत इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो एक डर बना रहता है हमला या हत्या करने का। और आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं जितना भी लिस्ट है इसमें वो हत्या और हमला को लेकर ही है, जो कि अभी और भी बाकी है। मैं यहाँ आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा तो ये 3-4-5 मिनट तो इसी तरह दिखाते ही रह जाऊँगा। जो CIC होता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, वो राष्ट्रपति के अधीन होता है, और जो SIC होता है वो राज्यपाल के अधीन होता है। और इस तरीके से दोनों काम करते हैं। अगर आपको कहीं सरकारी कार्यालय से सही जानकारी नहीं मिल पाती है 30 दिनों के अंदर, तो आप CIC जो यही काम करता है कि आपको सपोर्ट करेगा और आपकी जानकारी जो है जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए एक आयोग बनाया गया है, कमीशन बनाया गया है कि अगर आपको कहीं से जानकारी सही नहीं मिलती है 30 दिन के अंदर, तो आप यहाँ पर उसका शिकायत कर सकते हैं। और इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब लोग मतलब स्पष्ट सवाल नहीं पूछते, सही सवाल नहीं पूछते, तो लोगों को बैन भी कर दिया जाता है, मतलब वो कभी अब सवाल नहीं पूछ सकते हैं। गुजरात के SIC यानी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ने ऐसा 10 लोगों पर किया भी था कि उन्होंने अस्पष्ट सवाल पूछा, सही सवाल नहीं पूछ जा रहे थे, तो इसलिए उनके RTI को जो तहत जो है उनको बातों को खारिज कर दिया गया और उनको भी बैन कर दिया गया। वो अब कभी सवाल नहीं पूछ सकते थे, तो लोगों को बैन भी किया जाता है। इसलिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको जो शुल्क लग रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान वो शुल्क भरिए और जो स्पष्ट सवाल है वो पूछिए और अपना एड्रेस सही से भरिए, तभी जाकर आपको सटीक जानकारी मिलेगी, अन्यथा आपको बैन भी किया जा सकता है
या फिर आपके आरटीआई को खारिज भी किया जा सकता है, आपको नहीं दिया जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन। एक बार एक व्यक्ति ने मनरेगा घोटाले को लेकर आरटीआई फाइल किया कि मनरेगा में जो भी घोटाला हुआ है मुझे उसका विवरण चाहिए, या फिर मनरेगा तो जो भी पैसे खर्च किए गए हैं, कहाँ खर्च किए गए हैं, उसका मुझे डेट तारीख सहित विवरण चाहिए। तो उसकी हत्या भी कर दी गई। तो इस तरीके के मामले होते हैं, इसलिए आरटीआई में इस चीज़ों का एक डर बना रहता है। तो सरकार को इस पर एक सही कानून बनाना चाहिए ताकि लोग अपने आप में सेफ्टी महसूस कर सकें, नहीं तो इस आरटीआई का कोई मतलब नहीं होगा। और शायद इसीलिए बहुत लोग आरटीआई फाइल नहीं भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं। हर दिन लगभग 4800 के आसपास आरटीआई फाइल किया जाता है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा।